डायरेक्टिव प्रिंसिपल आज स्टार्ट करना है हम लोग क्वेश्चन के तौर पे। एक थोड़ा सा इसके विषय में एक ब्रीफ जो है ये समझ लीजिए। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी जो है ये क्या होता है आप लोग को मालूम भी होगा कि ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। ठीक है, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। ये हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है। नॉन जस्टिसेबल मतलब कि न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, और ये एक जैसा कि आपको मालूम भी है कि भारत का जो संविधान है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य और इसके विषय में ये क्या है, और हमारी ये मूल जो प्रस्तावना है इसमें क्या है, हमारा एक संवैधानिक दर्शन भी है। ठीक है, कि हमको कैसा भारत को बनाना है। और इसमें जो आप ये वेलफेयर स्टेट और इसके विषय में, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में आप देखे होंगे कि वो जो है एक स्टेट के ऊपर एक बाध्यकारी है, कि जैसे कि स्टेट को इट टॉक्स अबाउट डॉन्ट्स टू द स्टेट, कि स्टेट को ये ऐसा आप कोई लॉ नहीं बना सकता है, कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं दे सकता है जिससे कि किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। ठीक वैसे ही अगर यहाँ आप देखिएगा डीपीएसपी में, तो ये जो है बताता है स्टेट को कि ये आपको करना है जब आपको कोई गवर्न अगर कुछ करना है, कोई लॉ लेजिस्लेट अगर करना है, कोई पॉलिसी अगर आपको फॉर्मुलेट करना है। इसीलिए इनके विषय में कहा जाता है दैट दीज आर वेरी फंडामेंटल इन गवर्नेंस, है ना। और इसके विषय में आप देखिए तो ये एक सजेशंस के तौर पे ये दिया गया था कि, और ये बहुत जो है एक अच्छा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी होता है। अगर मान लीजिए कि जो जिसको आप देखे होंगे कि इलेक्शन के पहले जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो भी आपको कि कोई अगर मान लीजिए कि ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इसका अगर उल्लेख कर रहा है जो डीपीएसपी में है, और इसके साथ साथ कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिसी नहीं अगर बना पाए, तो आप इसको ऐसा नहीं है कि जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन डीपीएसपी के संदर्भ में ऐसा आप नहीं कर सकते। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस टू द स्टेट भी है। ये ग्रैनविल ऑस्टिन जो है उसने ये बताया था। और ये क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है। इसके साथ साथ ये जो है आपका जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है आपका फंडामेंटल राइट। यहाँ जो आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है इसको इंश्योर करता है, जैसे पॉलिटिकल राइट, इंडिविजुअल लिबर्टी, सोशल राइट्स, ये सब जो है आपको ये किसमें, फंडामेंटल राइट्स में, जैसे सिविल राइट्स हो गया। यहाँ जो आपको ये बताया जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बेहतर होगा, इसके लिए क्या पॉलिसी जो है ये बनाया जाए। जैसे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 पार्ट में क्या किया था, बाइफरकेट को, तो उसको क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। इसका इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन इसके नेचर के हिसाब से इसको जो हम लोग बांटते हैं वो 3 तरह बांटते हैं। एक जो हो गया आपका सोशलिस्ट अप्रोच, सोशलिस्ट उसका नेचर हो गया। दूसरा गांधीयन हो गया। और तीसरा जो हो गया उसको बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जो है उसमें हो गया। जैसे आपके आर्टिकल 38, 39 ये सब जो आपके हो गए ये सोशलिस्ट अप्रोच के हो गए। आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43B जैसे हो गया आपका, ये सब आपके गांधीयन में आ जाएंगे। 47 आप कभी कह लीजिए। ऐसे ही जैसे आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में आपके हो गए आर्टिकल 50, 51, 49, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब क्या है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में ये आते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, नॉर्मली क्वेश्चंस इसके यही रहते हैं कि जो मतलब आपका डीपीएसपी से कहां तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें संभावना एक है कि एक सीधे क्या हो गया कि फैक्चुअल तौर पे कि इसमें से कौन कौन डीपीएसपी में इंश्राइंड है। तो इसके आर्टिकल आपके हो गए आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में। अगर आप इसमें ध्यान पूर्वक देखते हैं तो लगभग क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। इसके अलावा कि इसके एप्लीकेशन बेस्ड पे गवर्नमेंट जो प्रोग्राम बना रही है, कहां से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। The directive principles are enshrined in the constitution. किस पार्ट में, कुछ पूछना ही नहीं है इसमें, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट्स एंड नन ऑफ द। अब इसका क्या, ये गैर न्यायोचित
या न्यायालय में ये क्या है, ये प्रवर्तनीय नहीं है ना, है? विधिक नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन जस्टिसेबल का कि अगर मान लीजिए कि कोई इंप्लीमेंट है, जैसे कि आर्टिकल 38 के अंतर्गत क्या है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या मेंटेन करे, सोशल ऑर्डर, है ना। अब सोशल ऑर्डर मेंटेन करे, ठीक वैसे ही जैसे कि आप आर्टिकल 41 इसमें देखेंगे, उसमें क्या है, राइट टू वर्क, मतलब कि स्टेट क्या करे, अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी में अपनी आर्थिक क्षमता में वो क्या करे, वो ये इंश्योर करे कि आप जो है ये आपको काम जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलता रहे। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को या इस तरह की अगर कोई मान लीजिए व्यवस्था नहीं कर पाए स्टेट, तो ऐसा नहीं कि आप स्टेट को जो है किसी भी तरह का आप कोई लीगल एक्शन उस पर जो लिया जाएगा या फिर किसी, इसीलिए ये क्या कहा जाता है कि ये गैर न्यायोचित है या फिर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, in Indian constitution the idea of directive principle of state policy has been taken from the constitution of, भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये काफी ये फेमस क्वेश्चन है। हाँ, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स, ये बताइए, हम यहाँ देख रहे हैं भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श इसकी प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, ये क्या है, कौन सा आंसर होगा इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट, who said that DPSP are just like a blank check on bank payable at the convenience of the bank, एक खाली चेक की तरह है जो बैंक की सुविधा अनुसार भुगतान योग्य है। ये किन्होंने कहा था, तो इसका जो है ये है केटी शाह, ये जो है इनमें आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, याद हो गया, वेरी गुड। नहीं, अच्छी बात है, अगर याद है तो है, लेकिन कुछ कुछ नोट करते चलिएगा। तो अगला, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, अभी हमने ये बताया कि सोशल डेमोक्रेसी, और सोशल डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर करेंगे, याद कीजिए पॉलिटी का पहला लेक्चर जिसमें हम बताए थे सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए क्या चाहिए, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वलिटी। भूल गए क्या सब आप लोग, रिवीजन, एक ट्रायंगल भी बनाए थे उसमें हम, है ना। तो सामाजिक लोकतंत्र को हम लोग ऐसे इंश्योर करते हैं, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे, जैसे कि स्टेट अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी में क्या कर रहा है। तो अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि आपको फिनेंशियल ऑटोनॉमी है,
पॉलिटिकल राइट्स आपको, जैसे कि अब नेशनल जो फ्रीडम था हमारा, उसमें क्या था, हम लोगों ने ब्रिटिशर से क्या लड़ा था कि दैट वी फॉट फॉर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, कि हमको राइट्स ही नहीं थे। यहाँ जब राइट्स मिल गया तो आपका क्या है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब कि जन भागीदारी और लोकतंत्र है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में अगर हर व्यक्ति को क्या है, और इसके साथ साथ क्या संसदीय लोकतंत्र मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोट। तो अब आपको एक वोट, आपको इसका क्या एक अधिकार दिया गया है, तो आप इससे क्या कर रहे हैं कि आप वोट कास्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जन भागीदारी आपकी। तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये तो इंश्योर किया आपके रहे। लेकिन अब है कि सोशल सामाजिक स्तर पे आप कैसे, तो आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को जो बेहतर करना है वही आपको इसमें ये दिया जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है इसको स्टैब्लिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए इसको। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the following are fundamental for the governance of the country? अभी बताया आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, समाज में समानता के निहितार्थों में से एक है क्या? बताइए। हाँ, स्पेशल प्रिविलेज अगर मान लीजिए, इसीलिए जैसे कि आप लोग को याद भी होगा कि जब अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जब हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल 361। 361 क्या था, जिसमें कि कुछ सर्टेन जो है प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किनको, जैसे कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है या फिर आपको जैसे कि, तो उसमें ये क्या बताया गया था कि केवल ये लोग जो है इनको एक, तो अब स्पेशल जो प्रिविलेज अगर आप किसी दो नागरिक में से दे रहे हैं, जैसे आप लोग एक और आर्टिकल आपको हम बता देते हैं जिसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात आई थी, है ना, आर्टिकल 14 से लेकर 18 क्या है, समानता का अधिकार है। तो उसमें क्या है कि विधि के समक्ष जो है सब लोग समान है और वो संरक्षण भी वो देता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 18 जो किया वो क्या किया कि किसी को भी, जैसे पहले ब्रिटिशर्स देते थे ना, दीवान साहब, रॉय बहादुर, ये सब, तो स्टेट ऐसा कोई आपको टाइटल नहीं देगा, और उसका अपवाद क्या था, भारत रत्न, है ना। तो अब इसमें क्या है कि किसी भी तरह का प्रिविलेज होगा तो समानता क्या है, वो समाज में नहीं स्थापित होगा। यही इसका, तो ए ऑप्शन जो है। नेक्स्ट, बनाइए। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित पर सीमाएं निर्धारित करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, तो ये लिमिटेशन बताता है क्या, डीपीएसपी नहीं बताता। यही तो है, अगर फंडामेंटल राइट होता तो क्या करता, बताता कि आप उसी में अनुच्छेद 12 याद कीजिए कि स्टेट का डेफिनेशन आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि स्टेट का डेफिनेशन उसमें क्या होता था, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज, अदर अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब उसमें ये था कि हम लोग बताए, उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर राइट्स जो है तो आपका, दैट स्टेट शैल नॉट मेक लॉ, टेक अवे या एब्रिजेस योर फंडामेंटल राइट्स। कैसे, आप जैसे कि जो कॉन्ट्रावीन करे, किसको कॉन्ट्रावीन करे, तो आपको जो अधिकार दिए गए हैं, तो आपको ऐसा लॉ बना दीजिए, कल के पार्लियामेंट कोई ऐसा लेजिस्लेशन बना दे कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करे, तो वो क्या एक लिमिटेशन है, तो उसमें आप कोई लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट भी उसके अंतर्गत आ गया।
गवर्नमेंट आ गई तो आप कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन भी उस पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये डीपीएसपी में भी है? बस वही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब समझ गए कि कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव मान लीजिए कि कल होके कोई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर जो है वो इश्यू कर दिया, ऐसा कर दिया जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट जो वायलेट कर रहा है, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक वही बात है कि कोई लॉ अगर लेजिस्लेट कर दे पार्लियामेंट या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी नहीं कर सकता है। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर अथॉरिटीज, ये भी उसके अंतर्गत आ गए। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए। These principle spells out the socio-economic democracy in the country. ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं। The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। सुधीर कुमार सी सर, यस वेरी गुड। सौरभ राज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। ये हो गया, नेक्स्ट। हाँ ये बताइए, जो राइट टू लाइवलीहुड है इनविजन इन डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? बताइए। जो आजीविका का अधिकार है वो कौन सा है प्रिंसिपल? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। चलिए अब पहले, सबसे पहले आप लिख लीजिए लोग कुछ। हाँ तीनों कैसे होगा? हाँ सुधीर कुमार ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए कुछ लिख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं हम कौन कौन से सोशलिस्ट हैं। आर्टिकल 38 नोट कर ही लीजिए। आर्टिकल 38, 39, 41, 41 में ये जो है आपको आजीविका, ये जो है राइट टू वर्क जो आपको ये बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है? 38, 39, 41 नोट करते चलिए। 41, 42, 43, 43A। ठीक है, ये सोशलिस्ट हो गया। क्या हो गया? 38, 39, 41, 42, 43, 43A। गांधीयन जो हो गया वो क्या है? 40, 43, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, 46, 47, 48। ओके ठीक है। हाँ गांधीयन में नोट कर लीजिए। 40, 40, 43, 43B कैपिटल बी, 46, 47, 48। ये हो गए आपके गांधीयन। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल जो है उसमें कौन कौन से हैं? 44, 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45, 48, 48, 48A कैपिटल ए, 49, 50 और 51। ये हो गए आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल। और ये ध्यान देने वाली बात है, जो क्वेश्चन आजकल जो है अगर कॉन्सेप्चुअली ये पूछा जाए या पूछा जा सकता है, और रिसेंटली पूछा भी है, एक दो साल पहले अगर आप देखिएगा जो कुछ स्टेट सिविल सर्विस है उसमें, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्लासिफाइड
डीपीएसपी इनटू 3 हेड्स, यही स्टेटमेंट दे देगा। और क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि 3, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं क्लासिफिकेशन करता है, इनके नेचर के हिसाब से ये हम लोगों ने क्लासिफाई किया कि एक सोशलिस्ट है, गांधीयन है और एक लिबरल। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको क्लासिफाई किया है 6 हेड में। और इसके अलावा एक और हम लोग क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट जो नागरिकों को हैं और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट जो नागरिकों को नहीं या दूसरे जो है एलियंस उनको है। और एक और है एग्जीक्यूटरी और नॉन एग्जीक्यूटरी, जो स्वयं से एग्जीक्यूट हो जाते हैं और एक जिनके लिए लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। Which one of the following statements with regard to DPSP is not correct? क्या इसमें से नहीं है, बताइए। ध्यान से पढ़िए, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में आइए। आप लोग भी बताइए ऑनलाइन, सुधीर कुमार, सौरभ राज, ऑनलाइन जो हैं वो लोग भी बताएं। क्वेश्चन समझ में आया? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सुधीर कुमार आंसर दे रहे हैं ए, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये कथन सही नहीं है, ये कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, तो ये तो सही कथन है ना। दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये तो सही स्टेटमेंट है। दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड, ये होता ही है, एक है ये। वे सभी मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर सकते हैं। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट, ये सही स्टेटमेंट लग रहा है आपको बी वाला? तो ओवरराइड नहीं है तो ये क्या कर रहा है कि जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट, तो कौन सा करो? बी हो गया। तो इसलिए करेक्ट कीजिए सुधीर कुमार, ए जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 of the Constitution of India, which of the following statements each are correct? बताइए। वे न्यायालय द्वारा लागू किए जाएंगे। ये सही कथन है पहला। सी बता रहे हैं, ये सी आंसर 1 और 3, पहला तो होगा ही नहीं। 2 and 3, the principle laid down in this part are to influence the making the law प्रभावित करेंगे। हाँ ठीक तो है। हाँ नेक्स्ट। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है? According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? मौलिक अधिकार कैसे हैं? फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस, ये अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है। कौन लिखिए, इसको अभी तुरंत नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 the provisions contained in this part मतलब कौन सा पार्ट? पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी shall not be
enforceable by any court, अंडरलाइन कीजिए इसको, but in principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance, अंडरलाइन कीजिए इसको, of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws, full stop. अब बताइए क्या लिखे उसको एक बार पढ़िए तो फिर से। हाँ हाँ, बट इन प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक तौर पर, हाँ, हाँ, नेवरदलेस, हाँ, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब शासन में क्या है, काफी मौलिक है, ये मूलभूत है, हाँ, कानून बनाने में ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या रखे, ये जो आपको फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये जो सैद्धांतिक तौर पे उसको रखा है, लेकिन ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इनकी इन्फोर्सेबिलिटी कोर्ट में नहीं है। और ये कौन कह रहा है, ये भारत का संविधान कह रहा है, अनुच्छेद 37 में, हाँ, पार्ट 4 आर्टिकल 37, और इसमें स्टेट का वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में था। क्लियर है यहाँ तक, समझ में, अब तो बन गया। हाँ, ये हम लोग किए क्या, हाँ ये वाला तो, हाँ ये वाला यही क्वेश्चन था ना, ओवरराइड, ये वाला, हाँ 4 नंबर। तो अब ये क्या कह रहा है, तो देश शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये आंसर क्या है, अब इसमें से आप लोग बना लीजिए, यही चीज। तो 37 का ये क्या है, एप्लीकेशन। हाँ, अब आ जाइए, which one of the following is not a part of the DPSP? राइट टू वर्क है कि नहीं, नहीं है, हाँ और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, किसमें, डीपीएसपी में भी इसके विषय में बताया गया, लेकिन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, 5 का सी, सुधीर कुमार, कैसे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसमें है, ये बताइए तो, बोलिए, बोलिए, बताइए, क्या हुआ, देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिए, चिल्ड्रेन को, या इस केस में भी उनके एक्सप्लॉयटेशन के विषय में ये चर्चा डीपीएसपी में किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है,
ये और राइट टू वर्क, ये तो आपको दिया हुआ है, राइट टू वर्क ये आपको आर्टिकल 14। ये जो है शोषण के विरुद्ध भी जो है ये आपको दिया गया है। जो राइट टू एजुकेशन ये आर्टिकल 21A जो है, आर्टिकल 23, 25, ये क्या 23, 25, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसमें कहा ये मेंशन है ये आपको बता देते हैं। ये आर्टिकल 38 में लिखिए पहले। नहीं, 38 का जो F है वो लिखिए। 39 का आपको, जैसे 39 जो था, 38 में तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, 39 और 39A, तो 39 जो था उसके बाद से 39A को इंसर्ट किया गया। तो जो पुराना जो आपका आर्टिकल 39 है उसका जो F क्लॉज है उसमें पढ़िए क्या लिखा, लिखिए हम बताते हैं। हाँ हाँ, फैसिलिटीज टू डेवलप, हाँ, ऑफ डिग्निटी, हाँ, यही प्रोटेक्शन ऑफ, बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन, इसको लिखे कि नहीं, लिख लीजिए आर्टिकल 38 जो ये वाला क्लॉज, द चिल्ड्रेन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज and facilities to develop अभी 6 पे मत आइए, अभी इसको बता रहे हैं, एक सेकंड। डेवलप इन ए हेल्दी मैनर and in conditions of freedom and dignity, and that the childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment, ABANDONMENT। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट आ जाएगा। Which one of the following is not the objective of DPSP? ये तो बन जाना चाहिए। वेलफेयर स्टेट नहीं है उसका, अरे भाई सी तो होगा ही नहीं, सी नहीं होगा। हाँ रिलीजन आ गया तो ये हो ही नहीं सकता, वही आंसर भी देना। हाँ नेक्स्ट अब आइए। सेवन, सुधीर कुमार आंसर दे रहे हैं 7 का सी। सी क्या है? तो निर्देशक सिद्धांत लागू करने योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज द वायलेशन ऑफ, किस चीज का वायलेशन है? सोचिए थोड़ा सा। नहीं, ये क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है,
ये डीपीएसपी का ही उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 39C में ये मेंशन है। समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं कर सकता है। इसमें ये क्या कर रहा है, और जैसे राइट टू इक्वलिटी, तो समानता का अधिकार कैसे वायलेट करेगा, वो तो ये कर रहा है कि विधि के समक्ष सब कोई समान। तो मान लीजिए कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा अगर पैसा हो गया, तो वो ये थोड़ा ही कह रहा है आपका भी तो वो अधिकार है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि सोशल जस्टिस जो है, तो जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है वो ये कहता है यहाँ पे, जो कि सामाजिक तौर पे कि हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात किया गया, ताकि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम आप मत बना दीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। लिखिए इसको 39 क्लॉज सी लिखिए। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 लिख लीजिए, 39 से बहुत क्वेश्चन आएगा। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग ए लिखिए, दैट द सिटीजन्स men and women equally have the right to an adequate means of livelihood. बी लिखिए इसमें। हाँ हाँ आराम से, सुधीर कुमार 10 तक, अभी हम लोग 8 पे हैं। हाँ बी, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल of material resources of the community, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. नेक्स्ट आगे लिखिए सी, that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth, इसको अंडरलाइन कीजिए, and means of production to the common detriment. नेक्स्ट डी लिखिए, कॉमन डिट्रीमेंट मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं कीजिए जिसमें कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब कि और ये एक सामान्य जो इसको कहते हैं एक व्यक्ति या फिर जो एक व्यवस्था है एक मानव, उसके क्या जाए, ये विरोध में जाए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि जो संकेंद्रण हो जाए धन का, वो क्या हो जाए, किसी एक खास लोगों के निहित स्वार्थ में या उनके पास जो है वो संकेंद्रित हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल अवधारणा है ये उसका उल्लंघन है, ठीक है ना। इसलिए ये कॉमन डिट्रीमेंट जो है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का ये एप्लीकेशन था, हालांकि इसको कंप्लीट कर लीजिए, और एक दो उसका क्लॉज है, इसमें आगे भी आएगा। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये क्या था, डी। ई लिखिए इसका, दैट द हेल्थ and strength of workers, men and women, and the tender age of
children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age और strength। वेरी गुड, ठीक है। और इसके बाद वाला आप जो है किसको, ये क्या कह रहा है, इसको पढ़िए तो एक बार फिर से, कि जो स्वास्थ्य हो गया आपका एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ये क्या कह रहा है, और व्यक्ति का या फिर कोई महिला है उनका, है ना, और एज जो है चिल्ड्रन का क्या है, मान लीजिए कि हाँ जो भी अंडर एज है वो, और ये क्या है कि इनको फोर्स आप नहीं कर सकते हैं क्या, इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए, कि देयर एज और स्ट्रेंथ, मतलब जैसे कि आपको उसमें ये फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि जैसे हजार्डस या केमिकल जो है, या जैसे फैक्ट्री एक्ट जो आपका है 1948, ये 14, उसके नीचे अगर कोई कार्यरत है तो उसको क्या कर सकते हैं, तो ये क्या, इसके लिए आपको नीति बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ। और एफ आप लोग अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं कि वही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 39 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे आप लोग बहुत हद तक कुछ, तो क्या आंसर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वायलेशन ऑफ डीपीएसपी, यही 39 क्लॉज सी। नेक्स्ट आ जाइए, which of the following DPSP was added to constitution at, हाँ यही जोड़ा गया था 42nd जो है, अगला बताइए 10, 29 कहां से आ गया, 39 कैपिटल ए, 29 तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा, और 29 सिटीजन को दिया गया है कि नहीं, हाँ। अब बताइए 10 नंबर, और कौन सा ये हो गया आर्टिकल, अभी तुरंत लिखा आपने 39, 39 का क्या, डी, डी ये बनाइए, बताइए। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि कौन नॉन जस्टिसेबल है, तो नॉन जस्टिसेबल कहने का मतलब कि इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन डीपीएसपी है ना। अब इसमें से आप देखिए, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, तो 3 को हटा दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, ये राइट टू फ्री लीगल एड, आर्टिकल कौन सा है बताइए, वेरी गुड, और ये हाँ इक्वल पे फॉर 38 39 डी, 2 हो गया, उसके बाद से क्या है डिसेंटेशन हो गया 1 2 4, ऐसे भी 1 एंड 2 है और 3 नहीं है, तो यही आंसर है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो आप लोग को महारत हासिल है। ये बताइए, which one of the following statements with regard to article 43 of the Indian constitution is not correct, क्या है 43, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, काम करने के अधिकार और न्यायपूर्ण तथा मानवीय कार्य स्थितियों का प्रावधान करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर राइट टू वर्क एंड जस्ट एंड ह्यूमन
वर्किंग कंडीशंस, सही और गलत। पहला सही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। यह श्रमिकों के लिए अवकाश, सांस्कृतिक आनंद प्रदान करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखिए पहले आर्टिकल 43 है क्या, इसको लिख लीजिए पहले। लिखिए द स्टेट, ये गांधीयन है कि सोशलिस्ट है? दोनों है। 43, हाँ। द स्टेट शैल इंडेवियर मतलब प्रयास करना, टू सिक्योर बाई suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, एक एक करके टर्म को अंडरलाइन कीजिएगा, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज, work a living wage conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए। तो बी तो आंसर नहीं होगा, सी भी सही है। हाँ, तो बेस्ट इसमें ऑप्शन कौन लग रहा है? अब बताओ, आपको आर्टिकल ही दे दिया गया पूरा, ये उसमें है ही है, कॉटेज इंडस्ट्री। अब देखिए यहीं से आप बनाइए कि कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन जो है किस आर्टिकल में दिया है। 43 का ए भी लिख लीजिए, कैपिटल ए। अब लिख लीजिए उसको। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry। क्लियर हो गया?
समझ में आ रहा है? तो अब देखिए ये 43 का क्या है, ये आपका एप्लीकेशन है, इसमें क्या आंसर होगा बताइए। ये तो देखते ही रिएक्ट कर जाइएगा कि शिक्षा से संबंधित कुछ है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले ही बता दिए हम, ठीक है। 2002 में आया था ये, सही है, कंफ्यूजन कुछ है? 14 14 यस नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। और 43 का कैपिटल बी क्या है? कैपिटल बी 43 कैपिटल बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो ऐड किया गया, याद है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 19 में 43 बी और एक सेपरेट चैप्टर बना। बाकी बता दीजिए क्या क्या है 45 47। 45 क्या है? एजुकेशन से संबंधित है। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष तक। और 47 क्या है? जिसमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, और उसके लिए क्या करना है, कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है, जैसे बिहार में जो आपका लीकर बैन है, ये इसी का एप्लीकेशन है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि लिबरल इंटेलेक्चुअल? 47 गांधीयन भी है और सोशलिस्ट अप्रोच जी, क्योंकि वो लीकर बैन के अगेंस्ट थे। क्या बात कर रहे हैं, हाँ? सब याद होना चाहिए। ये बताइए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अंडर आर्टिकल 40 डीपीएसपी। ये सब क्वेश्चन ना बनाया नहीं जाता, आपको बता दें, ये सब रिफ्लेक्सेस पे है, देखे और रिएक्ट किए। अगर ये सब बनाने लगे आप तब, हाँ हाँ वही तो बता रहा। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद क्या? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये है। क्यों? हाँ यही तो है, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 हो गया, ये 25 हो गया, फंडामेंटल राइट है 44। अब एक बार बता दीजिए बाकी क्या है, 42 43 44। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ 42। यूनिफॉर्म सिविल कोड 43 लिख के लिए आपने। 45 क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन, याद ही हो गया। Which of the following was not added to TPSP by 42nd Amendment of the Constitution? 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसे निर्देशक सिद्धांतों में नहीं जोड़ा गया? बताइए। बहुत इजी है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन है तब से है, कहने का ये मतलब है। फर्स्ट बिल्कुल नहीं, फर्स्ट 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो आया ही है 39 कैपिटल ए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स 43 कैपिटल ए, नाम ही बोलने लग रहा है, देख के इंसर्ट किया गया। हाँ 44। देखिए जब भी इंसर्ट किया जाएगा तो ए बी सी डी ऐसे उसमें होगा, पहले पहचानने का यही तरीका है। तो ये 44 हो गया।
ये तो चिल्ला रहा है कि हम ही आंसर है, आओ हमको सिलेक्ट करो। 51 है ना, 21 बताइए। डीपीएसपी है, लिखिए उसको, आर्टिकल 51 पे लिख लीजिए, लिखिएगा लोग तो याद हो जाएगा। किसमें? हाँ बता रहे, लिखिए। ये क्या है, पहले गांधीयन है कि सोशलिस्ट है? लिबरल इंटेलेक्चुअल है, वेरी गुड। हाँ लिखिए, द स्टेट शैल एंडेवियर टू, ए बी सी डी करके लिखिए, टू प्रमोट international peace and security. नेक्स्ट लिखिए नीचे, बी, maintain just and honorable relations between nations. नेक्स्ट तीसरा लिखिए, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another. And last लिखिए, encourage settlement of international disputes by arbitration. ठीक है, ये बनाइए। The Constitution is silent in the DPSP above. बताइए। संविधान निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित के बारे में कुछ नहीं कहता। किसके बारे में नहीं कहता है? लिविंग वेजेज ऑफ वर्कर्स कहता है, लीगल एक्ट टू पुअर होगा ही, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन पढ़ी लिए, तो जो बचा वही। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। ठीक है, नेक्स्ट, ये पुराना क्वेश्चन है। ये फंडामेंटल राइट्स भी इसको बताया जाता है, तो नरेगा वाला है और डीपीएसपी में भी, इसलिए 1 और 3 इसका आंसर था। ये हो गया। हाँ डीपीएसपी इतना ही था, तो लगभग 3 चैप्टर इसमें था। ये अब दूसरा कौन सा है? ये रहा।
लिखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इन्यूमरेटेड इन, बताइए क्या होगा? फोर्थ ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा होगा? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर in the Indian Constitution? 11. Which amendment act included fundamental duties of citizens? बताइए। ऐसे भी ऑप्शन इतना इजी है कि हटाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। When were fundamental duties incorporated? 76? huh? 78? हाँ, आगे फंडामेंटल ड्यूटीज वर स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी गुड। मौलिक कर्तव्य, 10 आज्ञाओं के बारे में कहा गया था, मौलिक कर्तव्य। कौन सा इसमें ड्यूटी है? पहला क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, क्या है? किस आर्टिकल में? 50 है ना, तो वो डीपीएसपी हो गया। दूसरा बोलिए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर, डीपीएसपी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है फंडामेंटल राइट है। फ्री, यही आपकी ड्यूटी है। आप अपना रिच हेरिटेज जो है और कंपोजिट कल्चर, पूरा ये नहीं लिखा गया। चलिए अगला, अगला 10वां बनाइए। द वर्ड टू अवॉइड एंड रिस्पेक्ट, पालन करना और सम्मान करना, क्या संबंध है? रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बोलिए। ठीक है, यही फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। इतना सोचना क्या है इसके विषय में? ये बनाइए, फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके आगे बनाइए 12 नंबर। इसके क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, कौन सही है? रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर सही है, 1 नंबर। टू प्रोट, उसके बाद से देखिए, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट, इंक्वायरी, एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स, सही है कि गलत है? 1 भी सही है, 3 भी सही है। अब जब 1 और 3 है तो 4 भी सही होगा। अब 2 आ जाइए, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये है फंडामेंटल ड्यूटी? नहीं है तो नहीं है। 1 3 4, यही वही वाला है ना। अब इसमें थोड़ा सा ये चलिए, चलिए लिखिए तो, फंडामेंटल ड्यूटीज 10 से 11 है, ज्यादा नहीं है, 10 मिनट लगेगा। 1 मिनट में एक और क्या याद हो जाएगा हमेशा। इतना कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को, तो हम सोचे कि लिख लीजिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सब याद होना चाहिए, आपका मौलिक कर्तव्य आपको नहीं याद आ रहा है। पहला लिखिए,
ABCD करके लिख दीजिएगा। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। ठीक है। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। Next, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। Next, to defend the country and render national service when called upon to do so। Next, अगला लिखिए, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। Next, to value and preserve the rich heritage of our composite culture। Next, to protect and improve the natural environment, including forest, lake, river and wildlife, and to have compassion for living creatures। ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप the scientific temper
humanism and the spirit of inquiry and reform. नेक्स्ट अगला लिखिए, टू सेफगार्ड public property and to absorb violence. नेक्स्ट आगे लिखिए, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Full stop. नेक्स्ट आगे वाला जो है ये लास्ट में ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट में, जो आगे 11th हम बोलना है कि हु इज ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. ठीक है, अब बनाइए 13 नंबर। ये जो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का एक लिस्ट है जो 11th आपके पास है। अब इसी में से आपको डिटेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, और इसको बार बार लिखिएगा ना, इसका क्वेश्चन जो है नहीं छूटना चाहिए। ये हो गया डीपीएसपी हो गया, बताइए तो क्या होगा। 2, 3 and 4 है, ठीक है, अब बन जाएगा फट से। हाँ बताइए। इनकम टैक्स के बारे में कई चर्चा है, तो 2 को हटा दीजिए। सी जो है आर्टिकल 40 है जो डीपीएसपी है, तो ये नहीं है। देखिए इसमें क्या कंफ्यूजन, अगर यूपीएससी को क्वेश्चन सेट करना होगा तो वो कैसे, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन आपसे कैसे गलत करवा लेगा, बता रहे हैं। जैसे टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग है, पहला आप लिखे हैं, क्या है पढ़िए तो उसको, हाँ पढ़िए उसको। अवॉइड नहीं, टू अबाइड बाई, हाँ अबाइड बाई मतलब कि पालन करना, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। हाँ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल एंथम की जगह नेशनल सॉन्ग डाल दिया। समझ में आ रहा है, आई बात समझ में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ तो अब उसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि ड्यूटीज में जो है ये ध्यान में, इसलिए इसको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से ये पढ़ना है। और क्या है,
इसमें टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, ये नहीं है, सी नंबर नहीं है। नहीं है तो बोलिए कि भाई इसको ऐड किया जाए। फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए कि नहीं? ये नहीं है, यही आंसर है। तब पेरेंट्स का अगर नहीं करेंगे, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो किसका करेंगे फिर? चलिए नेक्स्ट। इजी है डिटेक्ट करना, कौन सा होगा? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, इसके विषय में नहीं। नेक्स्ट। ये कहा जा सकता है कि इनका कोई महत्व नहीं है? हाँ, कहा जा सकता है। कैसे? क्योंकि जिसमें लिखित रूप है नहीं, बस बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं है। Which one of the following is incorrect? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है? ये हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये गलत है। फाइनल? तो जल्दी जल्दी क्या, तो एक बार वही तो बता दिए, इस चैप्टर को बताया और डिटेक्ट करने में क्या दिक्कत है? हो गया क्वेश्चन। अब जो है अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज को समझिए कि जो फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, और ये क्या है? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो राइट्स हैं, राइट्स और ड्यूटीज जो ये क्या होते हैं? ये कोरिलेटिव है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान में रखिए कि ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो है ना आपके, तो अब इसमें फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? तो ये जो सर्टेन राइट्स हैं, और स्टेट को ये क्या कहता है? डॉन्ट्स, है ना। और ये डीपीएसपी क्या है? ये बताता है डूज। और ये और क्या है? फंडामेंटल इन गवर्नेंस। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? ये मोरल ज्यादा है ना। ये आपका क्या है? एक नीतिगत तौर पे कि साहब
आपको ये कुछ सर्टेन ड्यूटीज दिया है, आपको ये क्या है कि ये मोरली उसको क्या करना है, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होगी। और ये जो स्टेट के लिए क्या है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। और स्टेट जो होता है आपका, वो क्या करता है, ये जो स्टेट है ना। अब स्टेट किसको आप कह रहे हैं बताइए? हाँ, अनुच्छेद आर्टिकल 2 आर्टिकल 12 जो है, इसमें आपको ये स्टेट का डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन के अंतर्गत स्टेट किसको कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, और बताइए स्टेट गवर्नमेंट, अदर पब्लिक अथॉरिटीज। और क्या है इसके अलावा बताइए? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या हो गया आपका? म्यूनिसिपल, ठीक है। और क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके अलावा क्या है बताइए? पंचायती राज, पंचायती सिस्टम, ठीक है। और पीएसयूज उसमें हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट, या जहां भी आपको। तो ये क्या है, इसके ऊपर एक ये मतलब मनाही होता है कि आप कोई ऐसा राइट्स नहीं बना सकते, कर सकते हैं। अब उसमें जो लॉ है, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, कोई लॉ नहीं बना सकते हैं, है ना। और लॉ के जगह और क्या कर सकते हैं बताइए? कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है ना। कोई लॉ, रूल्स, regulations, guidelines, नोटिफिकेशन, ठीक है। ये जो है उसमें, इसमें कस्टम्स भी आता है और यूसेज, ये आप नहीं कर सकते। इससे क्या है, जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट जो है वो क्या हो, वायलेट हो, ये आप नहीं कर सकते। और स्टेट को डीपीएसपी में क्या बताया जाता है कि आपको ये करना है ऐसा चीज जो कि क्या है, आपको जो फंडामेंटल इन गवर्नेंस, इसके साथ साथ और क्या है ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस के साथ साथ बताइए? क्योंकि जो आपका वेलफेयर स्टेट या इसकी परिकल्पना जो आप करते हैं, ये आपको ये क्या बताता है, और इसीलिए ये इंश्योर क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। ये इसको एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। इस तरह से आप देखिएगा, तो ये क्या है आपका, ये डीपी। और इसके साथ साथ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो गया, ये आपका एक मोरल है। और ये किसमें आपका, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट आप जैसे कह रहे हैं, और ये कहां से लिया गया, डीपीएसपी आयरलैंड, है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, या फिर कहा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया गया है 6 हेड्स में, फंडामेंटल राइट्स को,
फंडामेंटल राइट्स को किसमें किया गया है? 6 क्लासिफिकेशन। क्या है? इक्वलिटी। दूसरा क्या है? राइट टू, बताइए, फ्रीडम। तीसरा क्या है बताइए? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर और क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर और क्या है बताइए? सब भूल गए लोग क्या? कहा तो याद है ही नहीं है, तो इसको ही नहीं भूलना कहते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपको 6 क्लासिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ही करके दिया है। और डीपीएसपी जो है इसका कोई क्लासिफिकेशन ये नहीं होता है, लेकिन इसके नेचर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि सोशलिस्ट, गांधीयन और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल, इनके क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए और नहीं गलत होने चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिए। ये जो 3 है इसके साथ साथ जो है, क्योंकि इसका बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन सेंस की आपको सीधे आर्टिकल्स में दे दिया है। इसमें आपको हम बता ही दिए कि मिक्स आपको ये कर दिया कि कुछ आपको जैसे उसमें है कि किस ग्राउंड पे जो है क्या होता है, मान लीजिए कि हाँ, किसको किसको डिटेल करना है? इन तीनों को। ये सोशलिस्ट में, जैसे सोशलिस्ट अप्रोच में, तो सोशलिस्ट अप्रोच में कौन कौन सा अभी आपने लिखा है बताइए? कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 जैसे उसमें है आपका, आर्टिकल 38 है उसमें, है ना। अब उसमें एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, तो जो गांधी जी के जो सिद्धांत थे ना उससे मिलता जुलता, जैसे वो ग्राम स्वरोजगार के विषय में कहते थे, इसलिए आर्टिकल 40 जो है आपका उसमें आ जाता है गांधीयन में। आर्टिकल 47 जो है उसमें क्या है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए न्यूट्रिशन जो है, तो ये दोनों में आ जाता है आपका। किस में आ जाता है? सोशलिस्ट अप्रोच भी हो गया और गांधीयन अप्रोच भी हो गया। ठीक। आर्टिकल 44 देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सोशलिस्ट अप्रोच नहीं हुआ और ये गांधीयन अप्रोच के हिसाब से भी नहीं है, तो 44 किस में आ जाता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल में। ठीक है। अभी यही तो, और क्या तरीका है? जो गांधी जी के जो सिद्धांत थे, तो क्या सिद्धांत था? जो ट्रस्टीशिप थ्योरी जो उनकी थी, और क्या थी कि भाई जो समाज का जो आप कोई भी नीति बना लीजिए, वो क्या कहते थे? आप ये ख्याल में रखिए कि समाज का जो अंतिम वर्ग का व्यक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इससे पहचानेंगे। दूसरा कि जो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स है वो आपका एकदम क्लियर है, 51 है, 50 है, 49 है, फिर उसके बाद से क्या आपका 48 में आ गया, 44 हो गया, ये आपका लिबरल, मतलब इसको उदारवादी जिसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह से अब देखिए डीपीएसपी का रेंज, आप एक तरफ वो कह रहा है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, एक तरफ कह रहा है कंपलसरी एजुकेशन, और वही आर्टिकल 51 में क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल पीस और हम प्रमोशन उसके विषय में ये कह रहा है। एक तरफ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है और एक तरफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है, मतलब उसमें क्या है कि वर्कर्स का उसमें पार्टिसिपेशन है ना। तो इसका काफी रेंज जो है ये, और ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको समझ लिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, इसमें क्या है पर्पस, क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को ये क्या करना है? बेहतर करना है। एंड दीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस
टू द स्टेट। समझ गए? तो ये हो गया इस तरह से, यहीं पे इसको हम कंप्लीट। थैंक यू।